हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको लास्ट सेशन में भी बताया गया था कि एसईओ के अंदर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का सेकंड पार्ट मेटा टैग्स हम कवर कर रहे हैं। इसमें कुछ मेटा टैग्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो इसको रिपीट कर देते हैं ताकि जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको बेसिक आइडिया है कि पहले क्या हुआ है। उसको रिपीट क्लास भी दी जाएगी। सो हम हैं सबसे पहले टाइटल के ऊपर में आप लोग का सभी का भी रिपीटेशन हो जाएगा। टाइटल 65 कैरेक्टर। कुछ बेस्ट प्रैक्टिस है, इसको हम बार बार रिपीट करते हैं, बट इसमें सबसे यूनिक टाइटल होना चाहिए, प्राइमरी कीवर्ड लगा होना चाहिए, सेकेंडरी कीवर्ड फॉलो करते हुए होना चाहिए और रिपीट नहीं होना चाहिए बार बार। सेकंड मेटा टैग था डिस्क्रिप्शन, जिसकी लेंथ एक 140 टू 160 कैरेक्टर होनी चाहिए। प्रैक्टिकल में भी हम इसको करके देखेंगे। कीवर्ड 4 से 6 पर सिंगल पेज के ऊपर लगे होने चाहिए। मेटा नेम रोबोट्स में मैंने मेटा नेम रोबोट्स डॉट टीएक्सटी और मेटा नेम रोबोट्स में फर्क बताया था। मेटा नेम रोबोट्स टैग के अंदर में आपके 5 अगेन टैग्स आते हैं। इंडेक्स कॉमा फॉलो, इंडेक्स कॉमा नो फॉलो, नो इंडेक्स कॉमा फॉलो, नो इंडेक्स कॉमा नो फॉलो, ऑल। जो नए लोग हैं वो इससे पहले की वीडियो देख लें, तब कि उसमें और डिटेल में किया हुआ है। यहाँ पर मैं बेसिक फिर से बताता हूँ। पहला और लास्ट वाला जो टैग है रोबोट मेटा टैग, वो हम पहले वाले को इस्तेमाल करते हैं, लास्ट वाले को करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड एंड थर्ड और प्रोडक्ट की सर्विसेज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगाया जाता है। इसको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर अगर किसी को दिक्कत आए तो दोबारा से भी पूछ सकते हैं। उसको दोबारा से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नीचे कमेंट करके डाल दीजिए, मैं उसको रिपीट कर दूंगा। नो इंडेक्स नो फॉलो, रेयरली कभी लगा हुआ हो तो उसको हटाना जरूरी होता है, तो ये नहीं लगाते हैं। अगर लगा हुआ है तो इसको हटाते हैं। इससे क्राउलर में, सर्च इंजन में आपकी वेबसाइट की रैंकिंग इमीडिएट ड्रॉप हो जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट हम आते हैं रिविजिट आफ्टर। ये भी एक टैग है। यूज कहाँ कब किया जाता है? जब आप क्राउलर को ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारी वेबसाइट पर दोबारा से रिविजिट करिए, लेकिन वो अपनी मर्जी, उन हर एल्गोरिदम अपनी हर सर्च इंजन अपने हिसाब से रिविजिट करता है। लगाने का तरीका ये 3 डेज, 7 डेज, 1 मंथ है तो 1 डेज लगा के भी छोड़ देंगे। अगर ये सो कॉल्ड है कोई इसका बहुत फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद है मेटा नेम एब्स्ट्रैक्ट। मेटा नेम एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन का शॉर्ट वे है। मेटानेम डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट क्लास में भी बताया गया था कि ग्लोबल में और लोकल में से कोई एक आप चूज कर सकते हैं। ग्लोबल मतलब वर्ल्ड वाइड आप अपनी वेबसाइट को प्रदर्शित करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं सर्च इंजन को, या लोकल कोई प्लेस से रिलेटेड हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई वेबसाइट नेहरू प्लेस के ऊपर बनी है, या गुड़गांव के ऊपर बनी है, सरोजनी मार्केट के ऊपर बनी है, या किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बनी है, तो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन टैग का इस्तेमाल किया जाता है। अगेन इस तरह से सिर्फ कॉपी और पेस्ट के हिसाब से इस वाले पार्ट को पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं मेटा में एक्सपायर। जो वेबसाइट या सर्विसेज टाइम से, ऑफर से रिलेटेड होती हैं, उसको हम मेटा में एक्सपायर के हिसाब से जो लगाते हैं, और ये उसका एक तरीका है लगाने का। अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। 19 अगस्त है तो सपोज अभी मैंने आज भी इसको मैं 25 के तक के लिए ऑफर लगा देता हूँ। इसको स्टोर कर देता हूँ। कॉपी करके पेस्ट करके लगा सकते हैं इसको सिंपल। कहाँ लगाना है? सोर्स पेज के अंदर। मेटा नेम जनरेटर ये भी हो चुका है, इसको दोबारा से रिपीट करते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा आप मेटा नेम जनरेटर में कंटेंट इक्वल टू नोटपैड प्लस प्लस यूज करें। बाकी दोनों अलग अलग कंपनियों के हैं और आपको बताना पड़ता है कि आपने जो वेबसाइट या वेब पेज या एचटीएमएल पेज बनाया है वो किस सॉफ्टवेयर या टूल्स की मदद से बनाया है। ये भी क्लैरिटी के लिए। गूगल बॉट कल बताया, जैसे कल की क्लास में बताया गया था, इसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग है। जिन्होंने नोट्स बनाए हों दोबारा से उसको एक बार रिपीट कर लीजिए। गूगल बॉट मेटा टैग वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम गूगल के एल्गोरिदम को टारगेट करते हैं, गूगल सर्च इंजन पर अपनी वेबसाइट को लगाना चाहते हैं। तो गूगल बॉट कंटेंट इक्वल टू नो ओडीपी, नॉट टू डुप्लीकेट द ओडीपी। मतलब गूगल बॉट एक में एक प्रॉब्लम है, कमी है कि वो आपकी वेबसाइट को रैंकिंग तो दे देता है, लेकिन जब आपको रिक्वायरमेंट होती है, सपोज आपने कोई लेटेस्ट चेंजेस किए अपने वेबसाइट पे, तो जो स्टोर्ड ऑलरेडी गूगल के अंदर में, एल्गोरिदम के अंदर में आपकी वेबसाइट से रिलेटेड डेटा है, वो वही दिखाता है अगर ये टैग नहीं लगाया तो।
इस टैग को लगाने से आपका फायदा क्या होगा कि आपके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आएगी। मेटानेम लैंग्वेज अगेन, जैसे कि कल मैंने भी बताया था कि आपको फिर से उसके बारे में उसको रिपीट करते हैं। वर्ल्ड वाइड आपके पास में लैंग्वेज वाइज स्पीकर इन वर्ल्ड वाइड, तो ज़्यादातर लोगों को ये पता होता है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा जो है इंग्लिश है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको किसी एक वेबसाइट पर मैं आपको डाइवर्ट करके दिखाता हूँ। जैसे चाइनीज मैंडेरिन लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, उसके बाद स्पेनिश, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद बंगाली। ये हर वेबसाइट अपने हिसाब से प्रोडिक्ट करती है। तो आप टॉप की 10 वेबसाइटों पर अपनी वेबसाइट को कन्वर्ट करा के इस टैग को इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो नॉर्मली इंग्लिश में होती है, लेकिन अगर आप पॉसिबल है, अगर आप कर सकते हैं, तो अपनी वेबसाइट को मल्टीपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाइए। मैं गूगल ट्रांसलेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, वेबसाइट के कंटेंट को उस भाषा में कन्वर्ट करके लगाएंगे तो आपका रीच बढ़ेगी, आपके लोग उस वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करके उस पर ट्रैफिक सोर्स आने की ज़्यादा संभावना रहती है। अब यहाँ पर मैं इसके बाद, यस, आज से स्टार्ट जो नया आज वाला जो सेशन है, इसमें हम मेटा नेम नो ईमेल से करते हैं। अब मेटा टैग्स में इसमें एक बार आपको क्लियरिटी के हिसाब से इसको थोड़ा सा और डीपली जाते हैं। द मेटा टैग नो ईमेल कलेक्शन इज एन unspam.com initiative. Sure, the die-hard spammer will not be stopped by this tag. अब स्पैमर्स क्या होते हैं? जो आपकी वेबसाइट पर या आपके ईमेल पर बार बार अपने प्रपोजल्स को या बल्क में चीजों को भेजते हैं सॉफ्टवेयर की मदद से, मैनुअली नहीं, वो स्पैमर कहलाते हैं। तो उनके पास वो ईमेल आईडीज आते कहाँ से हैं? तो वो ईमेल आईडीज आपकी वेबसाइट से टैग से सोर्स कोड से पढ़कर वो कलेक्ट करते हैं। अगर आपने ये टैग लगा दिया तो एटलीस्ट ये रहेगा कि आपने एक नो ईमेल कलेक्शन, मतलब वो आपकी वेबसाइट से उस ईमेल को कलेक्ट ना कर पाए, इसलिए सर्च इंजन को आपने क्लैरिटी दी। लेकिन वो स्पैमर रुकते नहीं है, क्योंकि वो कोई और तो दूसरा तरीका ढूंढ लेता है। ये सिर्फ आप बता रहे हैं कि सर्च इंजन को मैं अपनी ईमेल आईडी को कलेक्शन के रूप में नहीं देना चाहता। इसमें नो स्पैम हार्वेस्टिंग, अपनी वेबसाइट का नाम डालेंगे और नो स्पैम हार्वेस्टिंग करके इस तरह से कंटेंट में मेटा टैग में डाल देंगे। इसमें करना कुछ नहीं है, अपनी वेबसाइट का नाम डालना है, बाकी सेम यहाँ पर एज इट इज रहेगा, कॉपी एंड पेस्ट। ये है मेटा नेम नो ईमेल टैग। ये भी इंपॉर्टेंट में आएगा। 16 जो आपको बताया गया कि 25 टोटल होते हैं, उसमें 16 सर्विस या प्रोडक्ट के हिसाब से लगाने होते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, मेटा नेम नो ईमेल हार्वेस्टर, स्पैमर से बचाव के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट टैग में आएगा। मेटा नेम रेटिंग, if you wish to rate your page audience appropriateness, use the rating meta tag. This meta tag is often used to let the younger web surfers know the content is appropriate. If you use this tag the wrong way, call an adult website safe for kids is bad, you will get banned for life. आपकी वेबसाइट, आप जिस भी वेबसाइट को बना रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं, आपको अपने सर्च इंजन को बताना पड़ता है वो किसके लिए, किस एज ग्रुप के लिए, या जनरल है या मैच्योर है, रिस्ट्रिक्टेड है, 14 ईयर्स के लिए, सेफ फॉर किड्स है। हमारे देश में भारत में 18 ईयर्स से ऊपर को युवा कहा जाता है, लेकिन कई ऐसे देश हैं जहां पर 13 साल, 14 साल, 15 साल, 17 ईयर्स का भी सिस्टम है। लेकिन इन जनरल के लिए यूज होगा मेटा नेम रेटिंग कंटेंट को जनरल। अब कई वेबसाइटें गेमिंग से रिलेटेड होती हैं, तो जैसे ब्लू गेम करके एक वेबसाइट आई थी, उसमें सेफ फॉर किड्स है कि नहीं है। अगर आपने कोई ऐसी गेमिंग साइट बनाई और उसमें आपने जनरल या मैच्योर जनरल लिख दिया, तो उसमें बच्चे भी आ जाएंगे। तो आप उस तरह की वेबसाइट पर को बैन करवा सकते हैं, बैन हो जाएगी। इसका मतलब अगर वो बच्चों के लिए सेफ नहीं है तो आप उसको मत डालिए, वो मैच्योर डालना पड़ेगा, वहां पर रिस्ट्रिक्टेड डालना पड़ेगा, 14 ईयर्स से ऊपर डालना पड़ेगा। तो जो गेम से रिलेटेड है सेफ फॉर किड्स है, जो गलत साइटें हैं वो मैच्योर के लिए हैं या रेस्ट्रिक्टेड हैं। इन जनरल तो आप, मुझे लगता है कि इन स्टार्टिंग में आप पहले इन जनरल वाली साइटें ही आपके पास में आएंगी, तो आप इन जनरल को ही यूज कीजिएगा। मेटा नेम रेटिंग जनरल वाला टैग इस्तेमाल करना है, ये भी इंपॉर्टेंट में आएगा। मेटा नेम रिप्लाई टू, अब by the adding the email address of your webmaster in the reply to tag, you are able to explain how people can contact the right person in your organization who is responsible for your website. Add the following meta tag in the HTML source of your page. अब क्या है, एक आपकी ईमेल आईडी पे आप जनरली क्या, कौन कौन सी ईमेल आईडी हम दिखाते हैं? इन्फो, सपोर्ट, हेल्प, सेल्स, एचआर। लेकिन अगर किसी दूसरे वेबसाइट वाले के किसी वेब मास्टर ने आपके वेबसाइट से के रिलेटेड किसी वेब मास्टर या वेबसाइट के कंटेंट से रिलेटेड कुछ बातचीत करनी हो, कोई मेल भेजनी हो, तो वो किस ईमेल आईडी पे बनाएंगे? तो आपको क्या करना है, जितनी भी वेबसाइटों को आप प्रमोट कर रहे हैं उसमें एक ईमेल आईडी जरूर बनवाइए, वेब मास्टर @ जो भी वेबसाइट का नाम है।
और इसको अपने सर्च इंजन के अंदर में या पेज के अंदर में रिप्लाई टू में डाल दीजिए। इससे क्या होगा, सर्च इंजन को पता चलेगा कि आपको अगर कम्युनिकेट करना हो सर्च इंजन ने या दूसरी किसी वेबसाइट ने तो कौन है वेबमास्टर, इस वाले ईमेल आईडी पे ऑटोमेटिक रिप्लाई आती है। तो आपने रिप्लाई टू कंटेंट, ये भी इंपॉर्टेंट में आएगा, करना कुछ नहीं है, यहाँ पर मेटा नेम रिप्लाई टू कंटेंट इक्वल टू वेबमास्टर एट, ये आपकी वेबसाइट का नाम होगा। तो आप जा सकते, जैसे गुरपूरन.web.in है तो यहाँ पर वेबमास्टर एट gurupuranweb.in वाली वेबसाइट आ जाएगी। ये मेटा नेम रिप्लाई टू है, ये सर्च इंजन को बताने के लिए है कि अगर सर्च इंजन या कोई दूसरी वेबसाइट पर से कोई वेब मास्टर कॉन्टेक्ट करना चाहिए आपके वेब मास्टर को, तो किसको करेगा, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर आ जाएगी। अदरवाइज वो सेल्स एचआर वो सब उनको, उनका तो कंसर्न अलग होता है, वहां पर मेल नहीं जानी चाहिए, वो हर कोई अपने काम से रिलेटेड में ही रहता है। मेटा नेम वेब ऑथर, अच्छा इसको एक्सप्लेन करते हैं। हाउ डू यू पुट इन योर वेबसाइट द नेम ऑफ द कंपनी दैट मेड योर वेबसाइट, यू यूज द सो कॉल्ड वेब ऑथर टैग। हाउ टू गिव क्रेडिट टू द पर्सन ऑफ कंपनी दैट मेड योर वेबसाइट। अगर आप अपनी कंपनी में किसी ऐसे पर्सन को वेबसाइट बनाने का क्रेडिट देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वेब ऑथर इक्वल टू कंटेंट इक्वल, तो आपको यहाँ पर एक टैग लगाना पड़ेगा। हु इज ऑथर, ऑथर और पब्लिशर में क्या फर्क होता है, ऑथर राइटर होता है और पब्लिशर उस कंपनी का मालिक होता है सपोज। तो हम वेब ऑथर वाला किसके लिए लिखेंगे, तो कंटेंट इक्वल टू यहाँ पर आप जो भी नाम मेंशन करेंगे उसको उसका क्रेडिट जाएगा, या सर्च इंजन को पता चलेगा कि इस वाले पर्सन ने उस वेबसाइट को बनाया है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट दोनों में से आप डिसाइड कर लीजिए, ये 16 और 25 के बीच में रख सकते हैं, इसको कोई जरूरी नहीं। बट अगेन अगर कहीं पर इस तरह की दो वेबसाइटों के बीच में बात आ गई कि किसी ने वेब ऑथर लगाया किसी ने नहीं लगाया और रैंकिंग देनी है, दोनों सेम सेम है, तो फिर इस टैग का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैशे कंट्रोल, अब कैशे कंट्रोल सबको आज की डेट में पता है कि वेबसाइट में जब कोई विजिट करता है तो आपके कंप्यूटर के लोकल कंप्यूटर में कैशे कंट्रोल के अंदर में इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब जब भी उसको खोलना पड़े, उस वेबसाइट को खोलना पड़े, तो लोकल कंप्यूटर की हिस्ट्री से वो खोल ले। तो अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो भी ठीक है, अदरवाइज आज की डेट में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है, क्योंकि वो कैशे आपके स्टोर होता ही होता है। तो अगर आप इसको इस टैग को लगाते हैं तो पब्लिक प्राइवेट नो कैशे नो स्टोर डाल सकते हैं, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेटा नेम कंटेंट टाइप, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, हम इसको बाईपास कर सकते हैं, ये 16 से 25 वाले में आएगा, क्योंकि कैरेक्टर सेटअप इतना इंपॉर्टेंट नहीं। कुकीज, इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट, क्योंकि लोकल कंप्यूटर में अगेन स्टोर होता है। रिफ्रेश, दिस इज इंपॉर्टेंट। By using this tag, you are able to define after how long a page has to be refreshed, or after a certain period of second you want your visitor to be redirected to another web page. अब ई कॉमर्स जितनी भी साइटें हैं वो ऑटोमेटिक उनका एक रिफ्रेशमेंट का टाइम होता है कि भाई अगर या फिर कोई बुकिंग के रिलेटेड हो गया, कोई रेलवे का कह सकते हैं यार, प्लेन की टिकट हो सकती है, फिल्म की टिकट हो सकती है, किसी प्रोग्राम की हो सकती है, तो रिफ्रेश मतलब हर 30 सेकंड में अगर हम उसको रिफ्रेश करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंटेंट इक्वल 30 यूआरएल जो डाल देंगे तो वो ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता रहेगा। ई कॉमर्स साइटें इसका इस्तेमाल करती हैं, हालांकि उनके अंदर प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी ये सिस्टम दिया होता है कि वो रिफ्रेश करे जैसे ही कोई भी एक्टिविटी हो, लेकिन फिर भी अगर सर्च इंजन को आप कहना चाहते हैं तो 30 सेकंड का एक सिस्टम रख सकते हैं, ये 16 के अंदर में डाला जा सकता है। अब आज की डेट में बहुत कम ऐसी साइटें हैं जो ऑनलाइन सेल्स नहीं कर रही हैं, क्योंकि साइटें पहले बनाई जाती थी और खुद उसका प्रमोशन ना करके मैनुअल तरीके से किया जाता था, लेकिन आज की डेट में जितनी भी वेबसाइटें बन रही हैं वो ज्यादातर ऑनलाइन सेल्स के हिसाब से बन रही है, तो उसको ई कॉमर्स कहा जा सकता है, तो इसका हमें रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी। नेक्स्ट आते हैं Dublin Core Metadata. The Dublin Core Metadata Initiative is an open organization engaged in the development inter, मेरे हिसाब से अभी इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पहले जितने टैग्स हमें बताए हैं पहले, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड और तरीका है। डबलिन कोर के बारे में आप नेट पे पढ़ सकते हैं, मैं इसको और लेटर ऑन एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन इसकी जरूरत ना पड़े तो बेटर है। तो फिलहाल अभी हमने इतना इंट्रेक्शन किया, एक बार फिर से दोबारा से रिपीट करके देख लेते हैं। तो टोटल हमने जितने भी टैग्स कंप्लीट किए हैं